द आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसके बारे में हमको बचपन से पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, लेकिन अगर इसकी सच्चाई की बात करें तो वास्तव में द आर्यन इन्वेजन थ्योरी झूठ पर टिकी हुई है। अगर हम बात करें पर्पस की कि किस उद्देश्य से इस थ्योरी को लाया गया था, तो इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि नॉर्थ इंडिया के जितने लोग हैं उनको इन्वेडर घोषित कर देना कि हाँ, नॉर्थ इंडिया वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय हैं, वो आक्रांता थे और ऐसा दिखाकर कि वो आक्रांता थे और उन्होंने ही भारत को लूटा है, संस्कृति को खराब किया है, मोहनजोदाड़ो या फिर हड़प्पा को नष्ट किया है, तो उनमें और अंग्रेज़ों में, यानी कि जिन्होंने ये थ्योरी दी है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखिए। तो अगर बात करें कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी की नींव कैसे पड़ी या फिर कैसे दिमाग की उपज बन गई कि हाँ, एक ऐसी जाति थी जिसका नाम आर्य था, वो आए और उन्होंने भारत को ही ध्वस्त कर दिया, वहाँ पे रहने वाली सभ्यताओं को नष्ट कर दिया। तो 16वीं सेंचुरी के ईयर 1584 में फिलिप्पो ससाती नाम का एक व्यक्ति, एक इटालियन व्यक्ति भारत आते हैं और जब वो भारत में आते हैं तो वो गोवा में जाकर ये देखते हैं कि यहाँ की जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, उसके शब्द वहाँ की ग्रीक और लैटिन भाषा के शब्दों से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। तो उनके मन में डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं शायद कुछ माइग्रेशन हुआ होगा, लोग यहाँ से वहाँ आए गए होंगे, तो इसी वजह से मतलब ये भाषा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुई है। तो ये तो एक 16वीं शताब्दी में एक बस उपज थी कि हाँ, ऐसा शायद हुआ होगा। इसका कोई प्रमाण नहीं था, ना इसकी कोई थ्योरी दी गई थी। लेकिन इसी थ्योरी की सोच को आगे बढ़ाया मैक्स मुलर साहब ने। अब इनको साहब ना बोले तो ही अच्छा रहेगा। तो 19वीं सेंचुरी में जब मैक्स मुलर भारत आते हैं तो अपनी ही कल्पना के अनुसार, या फिर इसको अगर प्रोफेशनल वर्ड में बोले तो लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर भारत की जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें थीं, जितने भी ग्रंथ थे, उनका वो अपनी बुद्धि के अनुसार कालगणना निर्धारित करता है कि हाँ, ये तब लिखे गए होंगे या फिर ये चीज़ें तब रही होंगी। यहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो मैक्स मुलर साहब थे, ये कट्टर जर्मन कैथोलिक प्रीस्ट थे। तो इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं, आप उसमें समझ ही सकते हैं कि हाँ, कितनी उलटफेर की गई होगी और कितना ज़्यादा चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा गया होगा। और अगर आपको याद ना हो तो आपको ये भी बता दें कि जो भारत की शिक्षा व्यवस्था थी, जो गुरुकुल नीति थी, उसको ख़त्म करने में इन्होंने ही अपना भरपूर योगदान दिया था। तो अब जरा ये जान लेते हैं कि इन्होंने किन किन चीज़ों को किस किस टाइम पीरियड से रिलेट किया था कि ये चीज़ें कब रही होंगी या फिर कैसे अस्तित्व में आई रही होंगी। तो यहाँ आज हम बेसिकली 3 चीज़ों की बात करेंगे: आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन और टाइम पीरियड ऑफ ऋग्वेद। ये इन तीनों चीज़ें जितनी भी हैं आपस में कैसे कोरिलेट करती हैं और इनको लेकर ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी को कैसे प्रमोट किया गया, कैसे प्रोपोगेट किया गया। तो यहाँ पर AIT की बात करने से पहले IVC की बात कर लेते हैं। तो IVC का जो टाइम पीरियड है वो 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। इसका पहला जो टाइम पीरियड है वो अर्ली फेजेस का है, यानी कि लगभग 3300 से 2600 BC के बीच का, और जो दूसरा भाग है वो मैच्योर फेज कहा जाता है, जो कि 2600 BC से लेकर लगभग 1900 BC तक रहा। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो मैच्योर फेज है, यही वो समय था जब सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन फल फूल रही थी और आसपास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित कर रही थी। तो अब जरा हम आर्यन इन्वेजन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आर्य के बारे में जान लें कि बेसिकली आर्य जो शब्द है, ये शब्द है क्या। तो पहली बात, आर्य किसी जाति का, किसी रेस का नाम नहीं है। आई रिपीट, आर्य किसी जाति का या रेस का नाम नहीं है। अगर हम अपने संस्कृत टेक्स्ट उठाकर देखें तो आर्य बेसिकली एक संबोधन शब्द है जो कि पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसे ही आर्या जो शब्द है वो स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये आर्य और आर्या है क्या? आर्य बेसिकली नोबल पर्सन, जो ही आदर्श व्यक्ति हो, जो धर्म का पालन करता हो, जो वीर हो, गंभीर हो और दुनिया को धर्म और सत्य पर चलाता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम आर्य कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो आर्या शब्द है वो पतिव्रता स्त्री या फिर ब्रह्मचारिणी स्त्रियां जो होती थी, उनके लिए इस्तेमाल होता था, जिनका चरित्र बहुत ही उज्ज्वल हो, जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आए कि जो आर्य शब्द है वो बेसिकली एक संबोधन शब्द है, ना कि एक जाति का नाम है। अब हम बात करें मैक्स मुलर अंकल की, तो इन्होंने आर्य शब्द को संबोधन शब्द ना कहकर एक जाति का शब्द बोल दिया कि हाँ, आर्य एक जाति है जिसने लगभग 2000 BC से 1500 BC के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन पर अटैक किया और वहाँ की सारी सभ्यता को नष्ट कर दिया, और फिर उन्होंने अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, यानी कि संस्कृत को प्रोपोगेट किया और अलग अलग फिर ग्रंथ, वेद, ये सारी चीज़ें लिखी। और अपनी बात में मैक्स मुलर अंकल ये बताते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा पुराना नहीं है, कि आज से लगभग 1200 से 1500 साल पहले ही लिखा गया है। ये बात सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आई और शायद आपको भी आ रही होगी, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि हंस लो थोड़ा सा। मतलब मैक्स मुलर अंकल भी नॉनसेंस वाली बात करते हैं। तो चलो, ये तो सारा जो खेल रचाया गया है, ये वो खेल है, लेकिन इस खेल की सच्चाई क्या है, अब हम उस पर बात करते हैं। और हाँ, रुकिए, एक और झूठ फैलाया गया कि जितने भी आर्यंस थे ये स्टेपी थे, मतलब बेसिकली घुमंतु लोग थे, जो कि एक चरवाहे की तरह जीवन जीते थे, जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता था, और ये मिडिल ईस्ट के जो घास के बड़े बड़े मैदान थे, उधर से घूमते फिरते इंडिया में आए थे, मतलब आक्रमण किया और उसको जीत भी लिया, ऐसा कुछ उन्होंने किया।
तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले मुद्दे की बात तो यह है कि ऋग्वेद का आखिर गणना काल क्या है। हम इस गणना काल से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कब आर्यन आए होंगे, कब उन्होंने इन्वेड किया होगा और मतलब कब इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। तो ऋग्वेद की कंपोजिशन के ऊपर बहुत से लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैक्स मुलर अंकल जो है, इन्होंने तो 1000 से 1200 BC के आसपास ही इसकी रचना काल की तिथि बताई है। वहीं बाल गंगाधर तिलक जी ने सूत्र काल की गणना के अनुसार, मतलब जब रात दिन बराबर हुआ करते थे, ऐसे कुछ श्लोक वेद से उठाकर उनकी जब गणना करी तो इस हिसाब से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये जो वेद हैं ये लगभग 4500 BC ईयर्स पहले लिखे गए हैं। और जो बात इंडिया में बाल गंगाधर तिलक जी ने बोली, यही बात जर्मनी में बैठे एक साइंटिस्ट प्रोफेसर याकूबी ने भी बोली कि हाँ, ये जो ऋग्वेद है मतलब इसका जो रचना काल है 4500 BC के आसपास का है। तो मतलब यहाँ बड़े बड़े लोग रिसर्च करके कुछ तथ्य निकाल रहे हैं और ये मैक्स मुलर अंकल मतलब कुछ भी अपने दिमाग में जो आया उसको बक दिया। अब यहाँ पर मैक्स मुलर के विरोध में भी कुछ बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग आए, आर्कियोलॉजिस्ट लोग आए और उन्होंने खुलकर इनका विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल विल्टर विट्स, इन्होंने ये बोला कि एक कल्पित तिथि को एक वैज्ञानिक आधार मान लिया गया, ये बहुत ही बड़े दुख की बात है। और इसी तरीके से मैक्स वेबर साहब हैं जिन्होंने ये बताया कि हम प्रैक्टिकली इस ग्रंथ का, इस पुस्तक का रचना काल नहीं बता सकते या मतलब रचना की तिथि नहीं बता सकते। और इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने ये कहा कि इस ग्रंथ का यानी कि ऋग्वेद का जो रचना काल है ये लगभग 75,000 वर्ष पूर्व से लेकर 25,000 वर्ष पूर्व के बीच का समय है। और इन्होंने ये कैसे बोला, इन्होंने बेसिकली जो समुद्र की स्थितियाँ हैं इस पृथ्वी पर उसके अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया कि पहले कैसा रहा होगा, मतलब जो कुछ श्लोक हैं उसके द्वारा उन्होंने ये सारे निष्कर्ष निकालकर अपना मत दिया। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर ऋग्वेद की रचना काल को लेकर ही इतनी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं 1200 BC के पहले का है, कुछ लोग बोलते हैं 4500 BC के पहले का है, कुछ लोग बोलते हैं ये 25 से 75,000 वर्ष पुराना है। मतलब तो अगर इनमें से कुछ भी अगर है तो सीधी सी बात है आर्यन इन्वेजन जो हुआ, आर्यों का जो आक्रमण हुआ वो इसके पहले ही हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो तो अभी की है ना, मतलब 3300 BC के आसपास की है। अगर हम मैच्योर फेज की बात करें तो 2600 BC। तो अगर ऋग्वेद इतना पुराना है, आर्यन का इन्वेजन हुआ उसके बाद ऋग्वेद लिखा गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी जाके क्यों खत्म हुई, मतलब 2000 BC के आसपास ही क्यों खत्म हुई? उसके पहले आर्य आखिर कहाँ रह रहे थे, मतलब इन्हीं के अगल बगल टेंट लगा के रह रहे थे। गजब है भाई। सिंपल सी बात है भाई कि आर्यन इन्वेजन जैसी कोई चीज ही नहीं हुई थी। ये एक मिथ है, एक भ्रम है या फिर कहें एक साजिश है जो हमारे आपके बीच में फैलाई गई है। अब ये फैलाई क्यों गई पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। ये फैलाई बेसिकली इसलिए गई ताकि हमको अपने जड़ों से काट दिया जाए, अपने इतिहास से वंचित कर दिया जाए। अब कैसे? अब इस कैसे का आंसर ये है कि ये जो मैक्स मुलर साहब हैं कूटनीति में थोड़े से ज़्यादा पारंगत थे, तो इन्होंने अपनी इसी पारंगत कुबुद्धि को एक षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया और ये खबर प्रोपोगेट करी, बेसिकली झूठी खबर, कि आर्य नाम की रेस जो कभी यूरोपियन साइड में रहती थी, मतलब मिडिल ईस्ट के आसपास रहती थी, जो कि आज का ईरान, आधा रूस और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से इन लोगों ने लगभग 2000 BC पहले माइग्रेट करना स्टार्ट किया और ये इंडिया में आकर बस गए, मतलब इन्वेड करके बस गए, मतलब सब कुछ जो यहाँ की सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया। और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इन्होंने द्रविड़ बोला, द्रविडियंस, और उनको आर्यंस ने ढकेल कर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भेज दिया। और ये बेसिकली काले लोग थे। तो मैक्स मुलर ने बेसिकली कैटेगराइज कर दिया भारत के लोगों का ही, यहाँ जो गोरे लोग हैं, जो साफ रंग के हैं वो आर्य हैं, ये बाहर से आए हैं, और जो हल्के से ब्लैक कलर के हैं, जो सांवले हैं, वो साउथ इंडिया के हैं, और वो बेसिकली मूल निवासी हैं, वही द्रविड़ लोग हैं, वही असली भारतीय हैं। तो इससे हुआ बेसिकली ये कि वो ये सिद्ध करने में साबित होगा कि तुम ही अगर बाहर से आए हो, मतलब हम भारतवासी अगर बाहर से आए हैं तो हम भी तो आक्रांता हुए। और चूंकि अब ब्रिटिशर्स की बारी है, वो बाहर से आए हैं, तो उनमें और हम में, मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं असली भारतीयों में और इन अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि तथाकथित 2000 BC पहले जो काम आर्यंस ने किया वही काम ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो इसमें फर्क क्या है, मतलब अंतर क्या है? वो भी आक्रांता थे, हम भी आक्रांता हैं। तो बेसिकली ये थोड़ी उनको खुद को जस्टिफाई करने के लिए थी कि हाँ, मतलब इंडिया में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी लूट पाट कर रहे हैं, जो भी चीजों को विध्वंस कर रहे हैं, वो सब का सब जायज है, वो सबका सब वैलिड है। तो ये बेसिकली मेन मुद्दा था आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रोपगेट करने का। अब अगर बात करें कि क्या प्रमाण है इसके, कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब दोनों चीजें हम देखते हैं। तो प्रमाण या सबूत के लिए सबसे बड़ी बात, क्लॉस्टरमायर नाम के एक कैथोलिक प्रीस्ट हुए थे जिनका जन्म 1933 में हुआ था।
उन्होंने असल में भारत की जो फिलॉसफी है, भारत के जो धर्म ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे से स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था अ सर्वे ऑफ हिंदुइज्म। इसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली है। इन्होंने ये कहा है कि जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये बेसिकली लिंग्विस्टिक बेसिस पे आधारित है, मतलब भाषाई तौर पर इसको बस प्रोपोगेट किया गया है। इस थ्योरी का कोई वास्तविक आधार नहीं है। और अब अगर आगे बात करें तो जितने भी आजकल आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हो रहे हैं उनमें ऐसा कहीं भी हमको प्रमाण नहीं मिलता कि हाँ आर्यन इन्वेजन कभी हुआ भी था, ऐसे लोग कभी आए भी थे और उन्होंने यहाँ पे रहने वाली जो सभ्यता है उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि अगर आर्यन इन्वेजन हुआ भी तो सबसे बड़ा सवाल है कि वो आए आखिर कैसे। तो इन्हीं कुछ बुद्धिजीवियों के द्वारा ये कहा जाता है कि आर्य जो थे वो अपने साथ घोड़े, हाथी, बड़े बड़े रथ और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर आए थे। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने बोली कि ये जो लोग थे वो स्टेपी थे, जो मैंने पहले बताया कि मतलब ये घुमंतु लोग थे जो मिडिल ईस्ट में घूमते रहते थे, मिडिल ईस्ट एशिया में, और वहां से ये लोग इधर आए। तो पहली बात, अगर आपने कभी भूगोल देखा हो, कभी आपने अगर ज्योग्राफी स्टडी करी हो दुनिया की, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हिंदू कुश नाम की एक पर्वतमाला है, ठीक है, जो लगभग अफगानिस्तान से लेकर चाइना तक जाती है और ये इतनी विशाल है कि इसको नॉर्मली पार ही नहीं किया जा सकता। और इस थ्योरी में कहा गया है कि वहां से लोग रथ लेकर आए, हाथी लेकर आए, घोड़े लेकर आए। ठीक है, तो मतलब आप ही सोचो, ठीक है, मैं क्या ही बोलूं। दूसरी बात ये कि चलो इन्वेजन हो भी गया, ये लोग लेके आ भी गए, पार और करा के चले आए, मतलब उड़ के लेके चले आए, लेकिन जब युद्ध हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ तो वो जो मास ग्रेवयार्ड होता है, मतलब जो कब्रगाह होता है, बड़ी बड़ी कब्रें होती हैं, वो कब्रें कहाँ हैं? क्योंकि आखिर इतने लोगों का नरसंहार हुआ तो उनकी कब्रें तो मिलनी चाहिए ना, कि हाँ हजारों की संख्या में लाशें निकल रही हो कहीं से, ऐसा नहीं मिलता हमको। या फिर अगर बात करें जो एरो हेड्स होते हैं, टूटे हुए आर्मर्स होते हैं, कवच होते हैं, या फिर जो घोड़ों के कंकाल होते हैं, रथ के पहिए होते हैं, रथ के टुकड़े होते हैं, बड़ी बड़ी खंडहर होते हैं, जो किले होते हैं वो जो ध्वस्त हुए उसके जो अवशेष होते हैं, हमको ये सब कहीं नहीं मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। तो मतलब जो चीज मिलता ही नहीं है, हम उसकी कहानी कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे दुनिया में, कैसे समाज में प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो समझ नहीं आती। ये ऐसी चीज है। उसके बाद एक हाल ही का सर्वे है जो राखीगढ़ी में हुआ, आप सबने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो मतलब मैं बता ही रहा हूँ। तो राखीगढ़ी में एक फॉसिल निकला, एक कंकाल का अवशेष निकला जिसकी डीएनए जांच कराई गई, और उस डीएनए जांच में ये निकल के है कि वो जो कंकाल है वो लगभग 4000 BC पहले का है। ठीक है, तो इस फॉसिल के 4000 BC होने से हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो लगभग 4500 BC पुरानी है, मतलब कम से कम तो इतनी है, इससे पहले कितनी हमें नहीं पता। और वहीं आगे बात करें तो जो मेन आर्यंस हैं, मतलब जो सो कॉल्ड आर्यंस जिनको कहा जाता है, उनके फॉसिल्स की जो डीएनए जांच जब करी गई और उसको प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया में लोग रहते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ में, उनके डीएनए से मैच कराया गया, तो ये रिजल्ट निकल के सामने आया कि उन दोनों डीएनए में लगभग 50 to 56% सिमिलैरिटीज है। तो मतलब आज भी जो हम लोग हैं वो हम आर्य ही हैं। ठीक है, मतलब अगर डीएनए के बेसिस पे बात करें तो मुझे लगता है कि शायद आप समझदार हैं, और अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में बात आ गई होगी कि बेसिकली आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक फॉल्स थ्योरी है। और इसे प्रोपोगेट क्यों किया गया? हमारी राष्ट्रीय भावना को कम करने के लिए, बेसिकली उसको नष्ट करने के लिए, ताकि हम या हमारे पूर्वज जो कभी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वो अपनी मातृभूमि पर अपना हक ही न जता सकें। तो ये बहुत ही एक कड़वी सच्चाई है जो कि चाहकर भी हजम नहीं हो सकती। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, अगला वीडियो और ही मजेदार होने वाला है। तो पहली बात तो ये कि इसको शेयर कर दो अच्छे से दोस्तों के साथ, और आस पड़ोस वालों से सब्सक्राइब करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।